हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेडागोजिकल एनालिसिस या शिक्षण सिद्धांत विश्लेषण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पेडागोजी को क्या बोलते हैं? शिक्षण सिद्धांत बोलते हैं। तो शिक्षण सिद्धांत विश्लेषण या पेडागोजिकल एनालिसिस हम कहते हैं। और एक तरह से इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कक्षा में पढ़ाने से पूर्व की हमारी तैयारी है। जैसे कि मान लो घर में बॉर्डर पे लड़ाई लड़नी हो, तो लड़ाई लड़ने से पहले हम पूरी पूरी तैयारी करते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्लास में टीचर क्लास में जाने से पहले कैसे अपने को प्रिपेयर करे, कैसे प्लानिंग करे, किन किन बातों पे फोकस करे, यही सारी बातें हम लोग पेडागोजिकल एनालिसिस में जानने का काम करते हैं। ठीक है। और ये पेडागोजिकल एनालिसिस पर डे करनी पड़ती है, पर डे के टॉपिक के अगेंस्ट करनी पड़ती है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस एक तरह से टॉपिक वाइज आपके अपकमिंग लेक्चर्स की एनालिसिस होती है। ठीक है। इसको हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण या पेडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम बात आती है कि ये पेडागोजी वर्ड आया कहाँ से। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द वर्ड पेडागोजी comes from the Greek word pedagogos। जो पेडागोगोस का मतलब क्या है? पेडागोगोस में बेटा दो वर्ड है। एक है पाइडा या पेडा। पेडा मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। एंड अगोग का मतलब क्या है? अगोग का मतलब होता है लीड करना, यानी नेतृत्व करना या आगे बढ़ाना। अगर इन दोनों वर्ड को आपस में मिला दो, पेडागोगोस, तो पेडागोगोस का मतलब क्या हो गया? टू लीड द चाइल्ड, यानी अपने बच्चे का नेतृत्व करना या उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करना। ठीक है। तो पेडागोजी का मतलब क्या हो गया? पेडागोजी का मतलब एक ऐसे नेतृत्व से है जिस नेतृत्व को करने से क्या होता है? बच्चों के अंदर या आपके चाइल्ड के अंदर या आपके स्टूडेंट के अंदर विकास का क्रम आगे बढ़ता है, बच्चा सीखता है। यानी सिखाने के लिए किया जाने वाला नेतृत्व। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो इसी को हम कहते हैं टीचिंग। ठीक है। तो पेडागोजी का मतलब क्लियर हो गया। पेडागोजी का मतलब क्या है? टू लीड द चाइल्ड, यानी बच्चों का नेतृत्व करना। जिसका हम बात करें पेडागोजी ऑफ साइंस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया विज्ञान विषय के लिए बच्चों का नेतृत्व करना या बच्चों का मार्गदर्शन करना। ठीक है। अगर पेडागोजी को डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो पेडागोजी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन, especially instructional theory. It is a master plan that includes a detailed analysis of what is to be done by a teacher। ठीक है। यानी ये शिक्षण शास्त्र क्या है? शिक्षण शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है। शिक्षण शास्त्र क्या है? शिक्षण शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। और एक स्पेशली बेटा ये निर्देशात्मक सिद्धांत पे आधारित है। और ये क्या है? ये एक मास्टर प्लान है, यानी एक इंपॉर्टेंट प्लानिंग है, यानी मुख्य प्लानिंग है। किसकी? व्हाट इज टू डन बाय ए टीचर, यानी टीचर क्लासरूम में क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, कौन सा काम करने वाला है, इसकी पूरी पूरी डिटेल जो एनालिसिस होती है, इसी एनालिसिस को हम पेडागोजी कहते हैं, है ना। तो पेडागोजी को हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। एक नंबर में या 60 क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड आपके सामने है जो बता रही है कि पेडागोजी है क्या। तो उसकी मीनिंग प्रीवियस स्लाइड में थी और इसकी डिफिनीशन जो है आपको इस स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। ठीक है। अगर आप पेडागोजी से रिलेटेड बेटा एक स्क्रीन पे आपके एक डायग्राम भी दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है। देखो पेडागोजी, पेडागोजी में से गए हम साइंस ऑफ टीचिंग पर। और साइंस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? द वे एंड मीन्स प्रोवाइडेड टू यूटिलाइज बाय अ टीचर फॉर मैनेजिंग हिज टास्क ऑफ टीचिंग एज स्मूथली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल बाय इन्वॉल्विंग हिज लीस्ट efforts for drawing
द मैक्सिमम पॉसिबल बेटर टीचिंग आउटकम्स। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी साइंस ऑफ टीचिंग क्या है, यानी अगर हम बात करें, अगर हम पढ़ाने के विज्ञान की बात करें, पेडागॉजी क्या है, पढ़ाने का विज्ञान है, पढ़ाने का साइंस है, यानी टीचिंग की साइंस है। और ये टीचिंग की साइंस करता क्या है, ये करता ये है कि टीचर अगर अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से, प्रभावी ढंग से, अगर अच्छे ढंग से पढ़ा पाता है, बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है, और जो उसके प्रयासों के लिए जो पूरा का पूरा जो वर्क किया जाता है, जो काम किया जाता है, वही है साइंस ऑफ टीचिंग या पढ़ाने का विज्ञान है। यानी इस वे में हम पेडागॉजी को और डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं पेडागॉजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब बात आती बेटा एनालिसिस की। अभी तो हम लोगों ने पेडागॉजिकल देखा, तो पेडागॉजी का मतलब क्या होता है। अब इसे दो पार्ट है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब आप जानते हो, विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करने का मतलब होता है किसी भी चीज को बारीकी से, गहराई से, अलग अलग करके उसके उसके सारे भागों, सारे तत्वों, उसके सारे डायमेंशन। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम किसी भी चीज के हर डायमेंशन और अगर हर फेज पे अगर हम फोकस करते हैं, हम ध्यान देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने एनालिसिस करी। यानी किसी चीज का गहराई से, बारीकी से, सावधानी पूर्वक अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस की डिफिनेशन भी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। एनालिसिस इज अ प्रोसेस of breaking or separating a thing into its smaller parts, element or constituents। यानी विश्लेषण क्या है, किसी चीज को उसके छोटे छोटे भागों, तत्वों या घटकों में तोड़ने और उसे अलग अलग करने की प्रक्रिया है। We can break the contents of the course in a subject into its various constituents, major and minor section, subsection, unit, subunits, major concepts and minor concept, topics, etc. by carrying out a process of content analysis। यानी कंटेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम जो करिकुलम है, जो टॉपिक है, उसे क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे घटकों में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसको यूनिट्स में या उसको सब यूनिट्स में या उसको टॉपिक के वे में हम ब्रेक करके उसको अलग से हम उस पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस कहते हैं, है ना। तो अगर पेडागॉजिकल एनालिसिस को बेटा एक साथ मिक्स करके समझना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पढ़ाने की जानकारी या पढ़ाने के ज्ञान या उसके नॉलेज को अगर हम बहुत ही बारीकी से क्रिटिसाइज करें, एनालाइज करें या उसका विश्लेषण करें, तो वो क्या कहलाएगा, वो पेडागॉजिकल एनालिसिस कहलाएगी। पेडागॉजिकल एनालिसिस की डिफिनीशन कंप्लीट आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। द एनालिसिस ऑफ ए गिवन कंटेंट material in any subject, any topic, carried out well in the spirit of science of teaching, is known by term pedagogical analysis of contents। यानी किसी विषय में दी गई सामग्री का विश्लेषण, किसी भी विषय में शिक्षण की विज्ञान की भावना को अच्छी तरह से किया जाना ही शैक्षणिक विश्लेषण या शिक्षण सैद्धांतिक विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पेडागॉजिकल एनालिसिस को हम लोगों ने भी डिफाइन किया, हम लोगों ने जाना व्हाट डू यू मीन बाय पेडागॉजिकल एनालिसिस। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया। अब देखो पेडागॉजिकल एनालिसिस से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखो आप, इसमें क्या दिख रहा है, पेडागॉजिकल एनालिसिस है। एनालिसिस का दो पार्ट हुआ, एनालिसिस एंड पेडागॉजी। पेडागॉजी में क्या हो गया, साइंस ऑफ टीचिंग, और एनालिसिस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स। जो कठिनता थी, जो जटिलता थी पढ़ाई की, उसको हमने ब्रेक किया और फिर इसको सिस्टमेटिक वे में इफेक्टिव टीचिंग कर ली, तो पेडागॉजिकल एनालिसिस कंप्लीट हुई। यानी अगर हम इस फ्लो चार्ट को अगर हम ध्यान से समझें तो बात निकल के आती है, बात निकल के आती है कि पेडागॉजिकल एनालिसिस में हम दो काम करेंगे। एक तो हम
शिक्षण विधियों, सिद्धांतों, नियमों, टीचिंग जो हमने आपको लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाया है, फेज ऑफ टीचिंग पढ़ाया है, माइक्रो टीचिंग पढ़ाया है, ठीक है, आपको हमने मैक्सिम ऑफ टीचिंग पढ़ाया है, टीचिंग मेथड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन सारे को हम एक जगह कर ले और हमें जो टॉपिक पढ़ाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, उसके हर बारीक हर पार्ट पर हम फोकस करें, ठीक है। तो ये उस टॉपिक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसका टॉपिक की जटिलता है, वो टूट के अलग अलग हो जाती है। और हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम सोचें कि हम किस विधि से पढ़ाएंगे, किस मैगजीन का यूज करेंगे, क्लास का क्लाइमेट कैसा रखेंगे, बच्चों से कैसा बिहेव करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। इन सारी बातों को जब एक साथ मिक्स कर देते हैं बेटा, तो क्या होता है, हमारा एक सिस्टमैटिक इफेक्टिव टीचिंग हम करने लगते हैं। और जब हम प्रभावपूर्ण एक टीचिंग करने लगते हैं, या हम पढ़ाने का काम करने लगते हैं, हम अध्यापन करने लगते हैं, तो इस पूरे जो पूरा का जो वर्कआउट है, जो पूरा पूरा प्रोग्राम है, जो पूरा पूरा हमने काम किया पढ़ाने से पहले, यही कहलाता है पेडागोजिकल एनालिसिस। अगर बहुत ही इंसर्ट कहें तो हम कह सकते हैं कि हमको जो भी टॉपिक पढ़ाना है या जो भी चीजें हमें पढ़ानी है, उस टॉपिक की सारी कठिनता को दूर करने के लिए और उसे इफेक्टिव वे में पढ़ाने के लिए हम जो टीचिंग टेक्नोलॉजी उसमें मिक्स कर देते हैं और उसके द्वारा हम एक इफेक्टिव टीचिंग करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास ही क्या कहलाता है, पेडागोजिकल एनालिसिस कहलाता है। ये चार्ट ये बात बताने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा पिलर ऑफ टीचिंग की। अगर हमें किसी टीचिंग को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें ये 4 स्टेप करने पड़ते हैं अगर हमें अच्छे ढंग से पढ़ाना है तो। पहला स्टेप क्या है, कंटेंट एनालिसिस, यानी विषय वस्तु विश्लेषण। हम ये ध्यान देना पड़ता है कि हमको जो पढ़ाना है, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, उसकी हमको एनालिसिस करनी पड़ती है, उसको हमको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। फिर दूसरा काम क्या करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। हमें उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, हमें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव तय करने पड़ते हैं। जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो पढ़ाने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें इस बात को सोचना पड़ता है। फिर हम क्या सोचते हैं, मेथड, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज, यानी हम पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अपनाएंगे, हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम इस पे विचार कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जैसा ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा उद्देश्य होगा, हम जैसे कक्षा में पढ़ाएंगे, हम जिन बच्चों को पढ़ाएंगे, उन बच्चों के हिसाब से अलग अलग मेथड, टेक्निक्स और टीचिंग स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है। हम उसका भी चयन कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, लास्ट में एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन डिवाइस हम चूज करते हैं, यानी पढ़ाने के बाद हम इवेल्युएशन कैसे करें, हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे अपनी पढ़ाई को, हम इसके बारे में भी पूरा पूरा हम फोकस कर लेते हैं। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं बेटा, इन 4 काम, यही 4 काम हम पेडागोजिकल एनालिसिस में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब आपको अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमें पेडागोजिकल एनालिसिस करनी पड़ती है, तो हमें इन्हीं 4 पार्ट से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ाने हैं, हमें उसमें किन किन पार्ट पे फोकस करना है, हमें जिन जिन पार्ट पे फोकस करना है। फिर हम सोचते हैं कि इन पार्ट पे फोकस करने से बच्चों के अंदर क्या क्या चेंज आ सकता है, जो बच्चों के अंदर चेंज आ सकता है उसी के अगेंस्ट हम ऑब्जेक्टिव अपना फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अब हम सोचते हैं कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें किस किस विधियों का प्रयोग करना सही होगा। तो हमें जिन जिन विधियों का प्रयोग करना सही लगता है, हम उन उन विधियों का इस्तेमाल हम अपनी पढ़ाई के लिए कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम ये चेक करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाई थी वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों को कितना आया, इसकी जानकारी के लिए फिर हम एप्रोप्रिएट हम इवैल्यूएशन डिवाइस कर लेते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, जब हम प्रीवियस क्लास में हम लोग थे तो हमने आपको लेवल ऑफ टीचिंग मैंने बताया था, मेमोरी लेवल टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। उस टीचिंग में आपने देखा था कि जैसे जैसे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव चेंज होते जाते हैं, वैसे वैसे सपोर्ट सिस्टम या इवैल्यूएशन का सिस्टम भी बदलता चला जाता है। आपने मॉडल ऑफ टीचिंग में भी यही चीजें देखी होंगी, जैसे ही उद्देश्य बदल जाता है वैसे ही मूल्यांकन का जो डिवाइस है, जो इवैल्यूएशन डिवाइस है, जो मूल्यांकन का प्रकार है, वो भी बदल जाता है ना। तो उसका तो अपने टॉपिक के अगेंस्ट हम सारे कामों को करके हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। और यही बेटा कंटेंट एनालिसिस में हमको सारा काम करना पड़ता है। ये मोटी मोटी बातें हुई कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड,
ठीक है। अब हमें कंटेंट एनालिसिस करना है, तो कंटेंट एनालिसिस हम कैसे करें, हम इस बात को आपको समझाने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कंटेंट एनालिसिस कैसे करें कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कंटेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें आज क्लास में जैसे हमें सेल ही पढ़ाना है, मैंने सेल का एग्जाम्पल शुरू में लिया था, तो फिर वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये मान लो अगर हमें सेल पढ़ाना है, तो हम इसको कंटेंट एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हम इस सेल को किस क्लास को पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है। हो सकता है कि आपके क्लास के बच्चे सेल के बारे में जानते हो पहले से, ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे सेल के बारे में पहले से न जानते हो। तो हमें प्रीवियस नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। हम एक एज्यूम करेंगे कि हमारे क्लास के बच्चे क्या पिछली कक्षा में कहीं सेल के बारे में पढ़े हैं क्या, कभी कहीं वो कोशिका पढ़े हैं क्या। अगर वो कोशिका कहीं पहले से पढ़े हैं तो उनका प्रीवियस नॉलेज क्या हो गया, वो कोशिका को जानते हैं। तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कोशिका को तो वो जानते ही जानते हैं, अब वो कौन कौन सा मेजर पार्ट है जो उनके सिलेबस में है और उनको जानना बहुत ही आवश्यक है, हम उनको पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं, उनको अलग से हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर देते हैं। जो कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो हमें मान लेते हैं कि बच्चा पहले से सेल नहीं जानता, तो बच्चा पहले से क्या जानता है, बच्चा पहले से ये मानता है कि जो सबसे छोटी इकाई होती है मनुष्य की या पेड़ पौधों की, अब अगर पेड़ पौधों की बात कर ले तो जानते हैं किसी पेड़ में क्या होता है, जड़ें होती हैं, तना होता है ना, उसकी स्टीम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट, लीफ, सही सारी चीजें किसी प्लांट में होती हैं। और मनुष्यों में क्या जानता है, वो जानता है कि मनुष्यों के शरीर के ढेर सारे अंग हैं, कुछ अंग छोटे हैं और कुछ अंग बड़े हैं, ये बच्चों का प्रीवियस नॉलेज होगा। अब हमारा यहाँ पे कंटेंट क्या हुआ, तो हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पढ़ाना पड़ेगा मीनिंग ऑफ सेल, डिफिनीशन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट एनालिसिस का पहला पार्ट क्या हो गया, सेल की हम मीनिंग और डिफिनीशन देंगे। अब इस सेल को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, इधर हो गया प्लांट सेल, इधर हो गया एनिमल सेल। अब हम सोचेंगे प्लांट सेल में कौन सा डिवीजन हो पाएगा, एनिमल सेल में कौन सा डिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक करके आप जो इसके डिवीजन के 4-5 पार्ट है हमने उसको लिख दिया। जैसे मान लो एक छोटे पार्ट की हम और बात करें, मान लो हमने माइटोकांड्रिया की बात कर ली। अब माइटोकांड्रिया जब आ गया तो माइटोकांड्रिया के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमने उसका डिस्कशन कर लिया। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कंटेंट एनालिसिस करने का मतलब होता है कि अपने विषय वस्तु को बच्चों के प्रीवियस नॉलेज, उनकी जरूरत, उनके सिलेबस या उनकी एज के हिसाब से हम ये फिक्स करते हैं कि हमें बच्चों को कौन कौन से पॉइंट पर नॉलेज देना है। इस बात का को निश्चित करना, इस बात को नोट करना, इस बात को लिखना ही कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पे जो मैटर लिखा हुआ है उसमें कुछ इसी तरह की चीजें लिखी होंगी। तो ये तो हो गया बेटा कंटेंट एनालिसिस की। अब बात आती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ये दूसरा स्टेप होता है। हमने कंटेंट एनालिसिस कर लिया, हमने जान लिया कि हमें बच्चों को किन किन बातों को सिखाना है। अब जो ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव को मैंने आपको दो ऑब्जेक्टिव का सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्लास में। हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको पढ़ाई हुई है और हमने आपको आरसीएम के बारे में भी पहले बताया हुआ, आरसीएम अप्रोच भी हमने बताया हुआ है। मैंने भी बताया था कि इंडियन पर्सपेक्टिव में या मॉडर्न इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोग आरसीईएम अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे भी हम लोग तो हम करेंगे क्या, और मैंने भी बताया था कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इसको कहा जाता है, क्योंकि वो व्यवहारिक रूप से हम ऐसे उद्देश्यों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम बच्चों को क्लास में दिखा सकें या पढ़ा सकें या समझा सकें। तो हमें क्या करना है, हमने जो ऊपर कंटेंट एनालिसिस करी है, जो हमको पता चल गया कि हमको बच्चों को इस टॉपिक पे हमें डिस्कस करानी है, हमको पढ़ाना है, तो अब उस टॉपिक के लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम आरसीएम अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम ब्लूम टेक्सोनॉमी, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, जितनी भी ऑब्जेक्टिव की टेक्नोलॉजी या जो भी पैटर्न है, हम किसी भी पैटर्न का हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग इंडियन
जो कंडीशन है उसमें RCEM अप्रोच को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि RCEM अप्रोच के जो 5 या 6 पॉइंट्स हैं आपके, या ब्लूम टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव के 6 और अफेक्टिव के 5 और साइकोमोटर के 6 पॉइंट्स हैं, उनके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर देंगे, उद्देश्यों का निर्माण करना शुरू करेंगे। लेकिन उद्देश्यों का निर्माण करते हुए हम इस बात का ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव इस तरह का हो जो व्यवहारिक हो। व्यवहारिक का मतलब जिसे हम कक्षा में पूरा कर सके। जैसे मान लो हम सेल पढ़ा रहे हैं और हमने जो है ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हम बच्चों को सेल को दिखाएंगे, और मान लो आपकी क्लास 6 में आप पढ़ा रहे हो, और जब वहां पे माइक्रोस्कोप होगा तब तो आप दिखा पाओगे ना। अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो हम सेल दिखा पाएंगे, हम ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। हाँ, हम ये ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि हम सेल का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट दिखा पाएंगे, स्ट्रक्चर के सारे पार्ट को समझा पाएंगे, हम उस पर डिफ्रेंशिएट करा देंगे, हम उनको बच्चों को एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर करना आ जाएगा, उसकी परिभाषा दे पाएंगे, वो माइटोकांड्रिया को जान पाएंगे, ये स्वयं से पादप सेल कौन से किन किन चीज़ों में पादप सेल और किसमें जो है जो जैविक सेल पाए जाते हैं, या उसको हम अंतर कर पाएंगे। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हम बना लेते हैं। इसी कहते हैं बेटा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया गया है, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है आपको, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान इतना ही दिया जाता है कि हमने जो कंटेंट एनालिसिस करी है उसी के अगेंस्ट या उसी के बेसिस पर या उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट कर लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते समय हम ध्यान देंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव लिखने के जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को हम पालन करें, और ऐसे ऑब्जेक्टिव ना बनाएं जिसको हम क्लास में पूरा ना करा सके। ठीक है ना, यानी हमें हमेशा व्यवहारिक उद्देश्यों की पहचान करनी होती है, और उसको भी हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। ये हो गया बेटा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में देखो दूसरी स्लाइड में उसी के बारे में, इसको आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा एक बार, ताकि मेरी बात और अच्छे समझ में आ जाए। अब बात आती है बेटा लर्निंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी, जिसकी बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे। तो जब हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो आप जानते हो कि हर ऑब्जेक्टिव के लिए उसकी अलग से सिंटैक्स होता है, उसका सोशल सिस्टम होता है, उसका इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। हमने आपको लेवल ऑफ टीचिंग्स में सारी बातें पढ़ाई हैं कि जब हमें कोई चीज, जब हमारा उद्देश्य कुछ रोट कराना होता है, कुछ का हमें अगर कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज देना होता है, कुछ रिकॉल कराना होता है, तो उस समय का सिंटेक्स या उस समय की संरचना क्लासरूम की कैसी होती है आप जानते हो। तो हम क्या करते हैं, हमने जैसा ऑब्जेक्टिव चूज किया है उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम शिक्षण विधियों, शिक्षण तकनीकियों, शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM, ठीक है, कक्ष और हमारी स्ट्रेटजी का मतलब क्लासरूम में हम कैसे बच्चों से बिहेव करेंगे, ये सारी बातों को तय करेंगे। ठीक वही बात है जो हम लोगों ने लेवल ऑफ टीचिंग में सिंटैक्स और सोशल सिस्टम के हेडिंग में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई। तो हम क्या करते हैं, हम लर्निंग मेथड्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजी हम चूज कर लेंगे। जैसे मान लो अगर हम सेल को ही पढ़ाना चाहें तो सेल के लिए हम लर्निंग मेथड क्या यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, यानी व्याख्यान प्रदर्शन विधि हमने यूज कर लिया। हम बच्चों को चित्र दिखाते जाएंगे और हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। हम यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड भी यूज कर सकते हैं, या जो है लेबोरेटरी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह के मेथड्स हम क्लास में पढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं सेल के लिए। अब मान लो स्ट्रेटजी हम क्या बनाएंगे, अब मान लो क्लास 6 है तो सेल को अगर हमें समझाने की बात करनी है, 7th 8th है समझाने की बात करनी है, तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी हो जाएगी, हमारी स्ट्रेटजी हो जाएगी कि अगर हमें कोई चीज समझाना है तो स्ट्रेटजी कैसी हो जाएगी, बच्चों से हमारा बिहेव कैसा हो जाएगा, हम बच्चों से किस तरह का व्यवहार करेंगे, हम बच्चों के साथ किस तरह से पेश आएंगे। आप जानते हो कि जब हमें बच्चों को कुछ रोट कराना होता है तो हम अपना बिहेवियर कैसा रखते हैं, हम अपना बिहेवियर रखते हैं राजा और प्रजा का, हम सर्वेंट और मास्टर का बिहेवियर रिलेशनशिप बच्चों से रखते हैं। हम ये भी जानते हैं
कि जब हमें बच्चों को समझाना होता है तो हमारा रिलेशनशिप उनसे क्या होता है, हम फ्रेंडली हो जाते हैं, और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हो जाते हैं, है ना। जब हमें उनसे कुछ प्रोजेक्ट वर्क कराना है, कुछ उनसे एक्टिविटी करानी है, जैसे कंडीशन में क्या हो जाता है, टीचर गाइड के वे में हो जाता है, टीचर बच्चों का मार्गदर्शन करने वाला हो जाता है, और यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये स्ट्रेटजी सारी आपको पहले से पढ़ाई जा चुकी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने टॉपिक के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से, उनकी कक्षा के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम यहाँ तय करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को या इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को हम किस मेथड से पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, पढ़ाते समय क्लास में हम किस तरह से बच्चों को कंट्रोल करेंगे, किस वे में हम बोलेंगे, हम कौन से टीचिंग एड यूज करेंगे। ठीक है, टीचिंग एड का मतलब मान लो सेल पढ़ाना है तो हम इस पे जो है थर्माकोल का कोई हम कोई सेल का डायग्राम बना के ला सकते हैं, हम चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, हम सेल से रिलेटेड कोई अगर हमारा मान लो स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है, हमारे पास प्रोजेक्टर्स है, आईसीटी इनेबल्ड क्लास है, तो हम सेल से रिलेटेड कोई एनिमेशन दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इस तरह की सारी चीजें दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम तय करते हैं कि हम किन विधियों का प्रयोग करेंगे, हमारी पढ़ाई में सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग लर्निंग एड, हमारा टीचिंग एड हमारा कौन कौन सा होगा, और हम कब क्लास में बच्चों से हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा व्यवहार या हमारी डिसिप्लिन कैसी होगी, हम क्लास का सोशल इन्वायरमेंट कैसे डेवलप करेंगे, इन सारी बातों पर हम यहाँ निश्चित कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा हो गया, वही वही सारी चीज़ों को नीचे भी लिखी हुई है, सेम चीज़ जो मैंने समझाया वही सारी बातें हैं। इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात आती है बेटा इवेल्युएशन डिवाइस की, यानी मूल्यांकन की विधि। हमने आपको कई बार बताया है कि मूल्यांकन की को हम दो तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन में हम ओरल कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, और थर्ड है प्रैक्टिकल वे में हम कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा के भी या लैब वर्क करा के भी हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक है, ओरल में मैंने बताया था कि आप मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप क्विज रख सकते हैं, आप डिबेट करा सकते हैं, आप डिस्कशन करा सकते हैं, आप स्पीच करा सकते हैं। रिटर्न में मैंने बताया था कि आप ऐसे ऐसे राइटिंग करा सकते हैं, आप जो है रिटन टेस्ट ले सकते हैं, आप मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में हम कोई लैब में कोई ऑपरेटर्स में कोई प्रैक्टिकल करा सकते हैं, बच्चों से कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, हम कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, हम बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, हम किसी भी तरह से इवेल्युएशन कर सकते हैं। ये सब बेटा इवेल्युएशन की डिवाइसेस हैं, जिन डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ जो मसला आता है कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपको एक थोड़ा छोटा सा क्लू दें। आप प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जब टीचिंग मेमोरी लेवल की हो, जब टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल की हो, टीचिंग जब रिफ्लेक्टिव लेवल की हो, तो ऐसी कंडीशन में इवेल्युएशन हमें किस किस प्रकार से करना पड़ता है। तो बेटा इसी हिसाब से, इसी आधार पे हम क्या करते हैं, हम हम करते क्या है, हम जो है ये निश्चित कर लेते हैं, हम ये फिक्स कर लेते हैं कि हम क्लास में जो स्टडी करने वाले हैं, जो हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है, बच्चों को हमने क्या सिखाया है, हमने बच्चों को जो सिखाया है हमें उसी का टेस्ट लेना है। हम उसी के हिसाब से, यानी अपने जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया था, उद्देश्यों के आधार पर हम क्या करेंगे, हम मूल्यांकन विधियों का भी चयन हम कर लेते हैं। यही सारा काम हम कंटेंट एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, अब स्टेप इन पेडागॉजिकल एनालिसिस की बात करें तो स्टेप भी एकदम क्लियर है, और आपको इस पे लिखा तो है ढेर सारी चीजें, लेकिन ये एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है, सबसे पहले आपको कंटेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी। कंटेंट एनालिसिस के बाद आपको, यानी सबसे पहले आपको सबको कई टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको मेथड्स को खोजना पड़ेगा, फिर आपको आपको फिर वही जो 4 पिलर्स हैं, वही चारों काम हमें बार बार करने पड़ेंगे। तो यही सारी बातें जो स्टेप ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस में देखो, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। डिवाइड द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड यूनिट इनटू द सब suitable sub unit and arrange the selected sub units into a number of required periods. Brief write the essence of the content of the selected sub unit, है ना। तो वही सारी बातें यहाँ पे बेटा
पूरी लिखी हुई हैं जो हमने आपको अभी समझाई है। अब बात आती है नीड क्या है इसकी, पेडागोजिकल एनालिसिस की नीड क्या है। तो इसकी नीड क्या है? पेडागोजिकल एनालिसिस इज selection of appropriate objective and strategies in various instructional situations to assess the level of actual teaching at the end। यानी जो शैक्षणिक विश्लेषण का मतलब क्या है, वो अंत में वास्तविक शिक्षण स्तर को पहुंचने या अनुदेशनात्मक स्थितियों या उचित उद्देश्यों और रणनीतियों के चयन करने में ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें देखना है कि हमारी रणनीति क्या होगी, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा, हम किस नीतियों को लेकर चलेंगे, हम किस शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। ये इसके लिए पहली नीड है। दूसरा क्या है? अ कॉम्प्रहेंसिव विजन of required task strategies for realization of a specific goal facilitates effective teaching. So pedagogical analysis offer enormous potential for improving the delivery of information in all form of education। यानी अगर हमें आवश्यक कार्यों के लिए अगर एक व्यापक दृष्टिकोण बनाना है, विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना है, प्रभावी रणनीति बनाना है, या हमें शैक्षिक विश्लेषण करना है, तो इन सारी कामों को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, जो सिस्टम मिलता है, वो हमें पेडागोजिकल एनालिसिस से ही मिलता है। इट इन्वॉल्व वेरियस लॉजिकल स्टेप इन अराइव एट लॉजिकल इन्फ्रेंस। यानी अगर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो तार्किक कदम है बेटा, वो कदम इसी में शामिल है। इसी से हम जो है एक लॉजिकल जो रिजल्ट है या डेस्टिनेशन है, अगर हमें वहां तक पहुंचना है या हमें अगर लॉजिकल कोई स्टेप अगर हमें उठाना है, तो उसके लिए भी हमको इसकी सहायता पड़ती है। ठीक है। इट इज आल्सो हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड फेनोमेना। और अगर हम बिना कंटेंट एनालिसिस की हम ऐसे ही क्लास में पढ़ाने चले गए, तो क्या होगा, हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी और बच्चा आसानी से चीज़ों के कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और उसका जो मतलब है, जो अवधारणाएं हैं, जो फेनोमेना है, उसको समझने में उसको दिक्कत होगी। और अगर हम अच्छे से कंटेंट एनालिसिस करके पढ़ाने जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी टीचिंग इफेक्टिव होगी और विद्यार्थी हमारी बात थोड़ी सी मेहनत करने से, थोड़ी सी कोशिश करने पे समझ जाएगा और उसका लर्निंग आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग के कुछ एक डायग्राम भी आप स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब देखो इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो सकती है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अच्छा हो, मेथड और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अच्छे हों, कंटेंट, सब्जेक्ट का कंटेंट अगर हम अच्छे से निर्धारित कर पाए और हमने इवेल्युएशन की डिवाइस अगर अच्छे से यूज करी है, तो निश्चित रूप से टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। और यही 4 पॉइंट है जो 4 पॉइंट पेडागोजिकल एनालिसिस में हम करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट का कंटेंट डिसाइड करना और टीचिंग की मेथड डिसाइड करना और इवेल्युएशन डिवाइस डिसाइड करना, यही कंटेंट एनालिसिस की बेटा 4 कोर जो है फेजेस है या 4 कोर पार्ट है, जिसको यूज करके हम अच्छे ढंग से चीजों को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस हमने समझाने का प्रयास किया और हमने बताने का प्रयास किया कि अगर हमको पेडागोजिकल एनालिसिस करनी है, अगर हमें शिक्षण शास्त्रीय अगर विश्लेषण करना है, तो हमें कैसे करना चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उससे कौन कौन से स्टेप्स हैं, मैंने सारी बातें बताई। और आप सुनने के बाद समझ भी गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बीएड का। तो निश्चित रूप से आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए। अगर कहीं कोई चीज़ डाउट है, तो समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।